नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है खामोशियों की सज़ा। दोस्तों, हर लड़की का सपना होता है कि उसे एक ऐसा ससुराल मिले जहां वह सिर्फ बहू नहीं बेटी बनकर रहे, जहां उसकी मुस्कुराहट से पूरा घर महक उठे और उसे अपनापन का एहसास हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है नेहा की, एक पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और स्वाभिमानी लड़की जिसने जीवन के सबसे प्यारे सपनों को आंखों में सजाकर राहुल के साथ 7 फेरे लिए। राहुल एक साधारण परिवार से था, मध्यम वर्गीय मगर संस्कारी। नेहा को इससे फ़र्क नहीं पड़ा। उसे तो बस एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जिसके साथ वह अपने सपनों की दुनिया बसा सके। नेहा जब पहली बार अपने ससुराल आई तो मानो पूरे घर में रौनक सी छा गई। सासू माँ ने बड़े प्यार से आरती उतारी। जेठानी ने गले लगा कर कहा, बहू नहीं, मेरी छोटी बहन आई है। नेहा की आंखें भीग गई। उसने मन ही मन सोचा, ये घर अब मेरा है और मैं इस घर को अपनेपन से भर दूंगी। वो पूरे मन से रिश्तों में रचने बसने लगी। चाय से लेकर त्योहार तक सभी कामों में वह शामिल होती। बड़ों का मान, छोटों का स्नेह, हर रिश्ते में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। नेहा ने कभी शिकायत नहीं की, ना थकान से ना जिम्मेदारियों से, क्योंकि उसे लगा था कि यह सब उसका है, ये सब अपने हैं। पर शायद किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। समय बीतने लगा। नेहा हर दिन उसी ऊर्जा, उसी मुस्कान के साथ सबकी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन अचानक जैसे सब कुछ बदलने लगा। राहुल की नौकरी में समस्याएं आने लगी। सैलरी कम हो गई थी और समय के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे थे। एक दिन सास ने कड़क आवाज़ में कहा, जब से ये बहू इस घर में आई है हमारे घर की बरकत ही चली गई है। पहले कितना ठीक चल रहा था राहुल का काम, अब देखो। और फिर धीरे धीरे इसी तरह के ताने उसे रोज़ सुनने को मिलने लगे। नेहा धीरे से कहती, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ सब संभालने की, मैं तो बस। सास बीच में ही बात को काटते हुए व्यंग में बोली, ओहो, अब ये हमें समझाएगी घर कैसे चलेगा। तू तो लक्ष्मी बनकर आने वाली थी ना, पर तू तो लगता है दरिद्रता लेकर आ गई। नेहा कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान के पीछे अपनी नम होती आंखें छुपा ली। जेठानी ने हंसते हुए कहा, कितना दिखावा करती थी शादी में, अब देखो हाथ में झाड़ू बर्तन ही शोभा देते हैं इस पर। दूसरी जेठानी बोली, तू तो बड़ी पढ़ी लिखी थी ना, अब ये सब तो किताबों में लिखा नहीं होता, चल अब सीख बहुगिरी। अब नेहा को घर का हर काम अकेले करना पड़ता था। सुबह की चाय से लेकर रात की रोटियों तक, रसोई, सफाई, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ उसके जिम्मे था। पर वो फिर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता था शायद यही ससुराल की सच्चाई है। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त, वो तो बस उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। नेहा की अब एक आदत बन चुकी थी, हर सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना और फिर दिन भर काम करते जाना। लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, थकावट दिखने लगी थी और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। माँ ने कहा, राहुल बेटा, तू तो समझदार है, अब तो साफ दिख रहा है कि ये लड़की तेरे लिए अशुभ है। जब से आई है तेरा कैरियर ही चौपट हो गया है। राहुल संकोच में कहने लगा, पता नहीं माँ, शायद आप सही कह रही हो। उसने अपने ही पति को जब यह कहते सुना, जिनसे उसने हर दर्द, हर सपना, हर उम्मीद जोड़ी थी, तो नेहा की आंखों में आंसू तैरने लगे। पर उसने पलकों की जेल में उन्हें रोक लिया, क्योंकि उस घर में रोने की इजाज़त भी नहीं थी। एक दिन नेहा की माँ का फ़ोन आया और पूछने लगी, नेहा, सब ठीक है ना बेटा, तू खुश तो है? नेहा धीरे से फ़ोन पर बोली, माँ सब ठीक है,
हाँ, मैं खुश हूँ। मायके वालों की अपनी मजबूरियाँ थी। नेहा जानती थी कि अब वह कहीं भी किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। नेहा के मन में विचार चल रहे थे। कभी सोचा था ये घर मेरा होगा, पर अब लगता है मैं किसी अजनबी के घर में सिर्फ एक मेहमान हूँ, वो भी बिन बुलाया। तभी सास जोर से चिल्लाई, बहू, दूध उबल गया है, कहाँ ख्यालों में खोई हो। हमने कोई दुख नहीं देखा था इस घर में, तूने आके सब बिगाड़ दिया। नेहा उठती है, आंसू पोंछती है और मुस्कुरा देती है। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही मुस्कान जो हर दिन खुद को समझाने के लिए पहनती थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी इस घर में मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। नेहा के लिए दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती और अंत देर रात तक होता, लेकिन चैन की एक सांस तक उसे नसीब नहीं होती। जैसे ही आँख खुलती, सास की आवाज़ गूंजती, बहू चाय बनी या नहीं। फिर रसोई में घुसते ही झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, नाश्ता बनाना और उसके बाद पूरे घर की सफाई का जिम्मा। नाश्ते के बाद जेठानियाँ अपने बच्चों को संभालने के नाम पर सोफे पर आराम करती और नेहा को हर काम में उलझा देती। किसी की साड़ी प्रेस करनी होती, किसी का बच्चा संभालना, किसी के कमरे की सफाई करना। नेहा एक मशीन बन गई थी, बिना थके चलने वाली। उसकी सास दिन भर ताने देती, तुझसे तो काम भी ठीक से नहीं होता, ना संस्कार है ना समझ। जब कभी नेहा की तबीयत बिगड़ती, बुखार या कमजोरी से कांपती, तब भी उसे आराम नहीं मिलता। उल्टा सास कहती, बहुओं को कहाँ आराम की फुर्सत होती है, हम तो सारा दिन बुखार में भी काम में लगे रहते थे, बीमार पड़ने का हक नहीं था हमें। और आजकल की लड़कियों को देखो, जब देखो तब बहाना बनाती रहती हैं। बहू को तो घर की देवी बनकर सब सहना पड़ता है। बीमार नेहा को पसीने में भीगे हुए कपड़ों में रसोई में खड़ा देखकर भी किसी को रहम नहीं आता। दर्द और थकावट उसके चेहरे पर साफ दिखती, पर सास और जेठानियाँ उसे कामचोर और बहाना बनाने वाली कहकर अपमानित करती रहती। नेहा के पास ना कोई सहारा था, ना शिकायत करने की जगह। बस हर दिन उसी चक्रव्यूह में फंसी थी, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। राहुल की ज़िंदगी भी अब बोझिल होती जा रही थी। कम सैलरी, घर का तनाव और माँ का लगातार दबाव। हर तरफ एक ही सवाल, तू कब कुछ बड़ा करेगा। ऐसे में एक दिन उसका कॉलेज का पुराना दोस्त मिला, जो विदेश में नौकरी करता था। उसे विदेश में नौकरी मिल गई थी और उसने राहुल को भी वही ऑफ़र दिया। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, नेहा सोचो, अगर मैं बाहर चला जाऊं, अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारा सब कुछ बदल सकता है, तुम सुकून से रह पाओगी। नेहा ने धीमे स्वर में, आंखों में हल्की उम्मीद के साथ कहा, हाँ राहुल, अगर तुम्हारा भला होता है तो मैं सब कुछ झेल लूँगी, बस तुम खुश रहो। नेहा ने मुस्कुराकर राहुल को विदा किया, मन ही मन सोचते हुए, शायद अब हालात बदलेंगे, शायद अब सासू माँ को भी मुझ पर तरस आएगा। राहुल विदेश चला गया और वहाँ दिन रात मेहनत करने लगा, पैसे कमाने लगा, हर महीने भारत भेजने लगा, दिल में ये सोचकर कि अब माँ और पत्नी खुश होंगी, साथ रहेंगी। लेकिन सास के ताने थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समझती क्या है अपने आप को, पैसे तो मेरे बेटे के हैं, तू तो बस उसे भटका के बैठी है। अब जब तू उसके भेजे पैसों पर जी रही है तो नौकरानी की तरह काम भी करेगी। पैसे आते रहे और जुल्म भी होते रहे। नेहा को अब और भी ज़्यादा सताया जाने लगा। अब उस पर हर दिन ताने बढ़ते गए। इसकी मौत भी नहीं आती, कहाँ से आ गई कुलच्छने। राहुल को फिसला लिया, तभी तो पैसे भेज रहा है। भाभियाँ भी जुड़ गई इस जुल्म की साजिश में। बड़ी आई विदेश वाली बहू, अब तो तेरा काम दुगना होगा। नेहा थकी हुई है, आंखों में आंसू, हाथों में झाड़ू, पैरों में छाले हैं और सोच रही है, काश ये पैसे के साथ में थोड़ी सी इज्जत भी भेज पाते। राहुल वहाँ सोचता रहा,
कि उसकी मेहनत से नेहा की ज़िंदगी अब आसान हो रही होगी, लेकिन सच्चाई ये थी, पैसों के आने से नेहा की पीड़ा और भी अमानवीय हो गई थी। जब राहुल विदेश से फ़ोन करता, उसकी आवाज़ में अपने घर की, नेहा की यादें तड़प बनकर उभरती। वह हर बार माँ से कहता, माँ जरा नेहा को फ़ोन देना, बात करनी है। लेकिन माँ हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। अरे वो तो अभी किचन में है, बहुत काम है उसे, अभी तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बाद में बात करा दूंगी। और फिर घंटों तक नेहा को फ़ोन के पास फटकने भी नहीं देती। कई बार राहुल की भाभियाँ भी टाल देती, भाभी तो बाहर गई हैं, सो रही हैं, जबकि उस वक्त नेहा घर के कोने में चुपचाप बैठी होती, आँखों में आंसुओं का समंदर लिए। मन में बस एक ही चाह होती, काश आज राहुल की आवाज़ सुन पाऊँ, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते। मोबाइल की घंटी की आवाज़ तक उसे नहीं सुनने दी जाती। सास हर बार राहुल को यही जताती कि नेहा अब रूखी हो गई है, बात नहीं करना चाहती, या कि वह घर में ठीक से नहीं रह रही। राहुल धीरे धीरे भ्रमित होने लगा और नेहा हर दिन अकेली, तन्हा, अपनों के बीच भी परायों सी रहने लगी, बिना आवाज़ के, बिना शिकायत के, सिर्फ चुप्पी में डूबी हुई। दिन, हफ्ते, महीने बीतते रहे। राहुल हर बार फ़ोन करता, पर माँ का वही रटा रटाया जवाब, नेहा अभी व्यस्त है, नेहा सो रही है। नेहा की आवाज़ जैसे इस दुनिया से खोती जा रही थी। राहुल के दिल में अब शक नहीं, पीड़ा और बेचैनी घर करने लगी थी। उसे लगने लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे अपनी माँ के शब्दों में अब अपनापन नहीं, छल महसूस होने लगा था। उसके मन में नेहा की हंसी, उसका चेहरा और उसकी आंखों का दर्द बार बार कौंधने लगा। नेहा की जिंदगी बाहर से भले ही शांत दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो हर रोज़ बिखर रही थी। एक पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी लड़की जिसने पूरे दिल से परिवार को अपनाया था, वही अब दीवारों से बातें करती थी। सास के तानों और जेठानियों की उपेक्षा के बीच वो मुस्कुराती रहती, लेकिन उसके अंदर की चुप्पी एक सिसकती चीख थी। बीमार शरीर से भी काम करती, थके मन से भी सबके लिए खाना बनाती। शायद इसी में उसका प्यार और अपनापन पाने की उम्मीद छुपी थी। लेकिन हर रोज़ उसकी उम्मीदों पर एक नया ताना, एक नई चोट बरसती। नेहा की खामोश आंखें बहुत कुछ कहती थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। राहुल कोई बुरा इंसान नहीं था, वो नेहा से प्यार करता था, लेकिन अपने परिवार के बीच उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। माँ के कहे शब्दों ने उसके आत्मविश्वास को डगमगाया और धीरे धीरे वो भी नेहा के प्रति ठंडा हो गया। लेकिन प्यार सब कुछ सहन नहीं करता। जब नेहा से संपर्क टूटने लगा, तब उसकी बेचैनी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। विदेश की दूरी ने उसे अपनी पत्नी की अहमियत का एहसास कराया। राहुल मन में सोचने लगा, नेहा मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या वो सच में ठीक है? क्या मेरी माँ कुछ छुपा रही है? और फिर एक दिन बिना किसी को बताए राहुल अचानक भारत लौट आया। गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ घर के सन्नाटे को चीरती है और घर का दरवाज़ा खुलता है। और जैसे ही राहुल घर में दाखिल होता है, पूरा घर चौंक जाता है। माँ, भाभियाँ, सबके चेहरे पर जैसे डर उतर आता है। राहुल आते ही माँ से क्वेश्चन करता है, नेहा कहाँ है? कुछ पल की चुप्पी, फिर माँ ने कहा, अरे वो तो बाहर गई है सब्जी लेने, तुम अचानक आ गए। लेकिन राहुल को ये झूठ लगने लगा था। वो सीधे अंदर चला गया और फिर पिछले कमरे के कोने में एक टूटी सी चारपाई पर बैठी सफ़ेद चेहरे और सूजी हुई आँखों वाली थकी हारी नेहा को देखा। उसका गाल सूजा हुआ था, हाथों में चूड़ियाँ टूटी पड़ी थीं और उसके बदन पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। राहुल ने हैरानी और दर्द से कांपती आवाज़ में कहा, नेहा, ये क्या हाल बना दिया है तुम्हारा? किसने किसने किया ये सब? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस आँखों से बहते आंसुओं में पूरी कहानी कह दी। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
जिस माँ पर आंख मूंदकर भरोसा किया था, जिस घर को वो एक सुरक्षित छांव समझता था, वही उसकी पत्नी की आत्मा को हर दिन कुचला गया था। आज राहुल के भीतर का पति, प्रेमी और इंसान एक साथ जाग उठा था। उस दिन राहुल के भीतर कोई टूटकर बिखरा नहीं, बल्कि कुछ और ही जाग गया था। एक पति का आत्मसम्मान, एक प्रेमी की करुणा और एक इंसान का न्याय के लिए गुस्सा। उसने नेहा को सहारा देकर उठाया, उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपने गले से लगा लिया। वो गले जो इतने सालों तक सिर्फ आंसू पीती रही, आज उनमें सुकून था, आंसू नहीं। राहुल माँ से सख्त आवाज़ में बोला, माँ, आज मैंने सब देख लिया। अब अगर एक शब्द और नेहा के खिलाफ कहा तो ये बेटा आपका मुंह तक नहीं देखेगा। सास कांपती हुई बोली, बेटा वो बहू तो राहुल बहू नहीं, मेरी पत्नी है और आपकी बहू नहीं, एक औरत है माँ, जिसे आपने सिर्फ ताने दिए, जुल्म दिए। आज अगर वो जिंदा है तो अपने धैर्य की वजह से, ना कि आपके रहम की वजह से। राहुल के लौट आने और नेहा का साथ देने के बाद माँ यानी सावित्री देवी के भीतर खलबली मच गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसका बेटा उसकी बातों में आने वाला नहीं है, लेकिन वर्षों की हुकूमत जो उसने अपने बेटे और बहुओं पर चलाई थी, इतनी आसानी से टूट जाए, ये वह कैसे सह सकती थी। उसने एक और गंदी चाल चली। अब उसने नेहा के चरित्र पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह घर की औरतों के सामने पड़ोसियों से कहने लगी, ये लड़की तो दिन भर फ़ोन पर किसी से बात करती रहती है, पता नहीं किससे मुस्कुराकर बातें करती है, हमारे घर की इज्जत को डुबो देगी एक दिन। माँ ने राहुल के सामने भी यह जहर फैलाने की कोशिश की। बेटा, जब तू विदेश था तो ये बहू अकेले में पता नहीं किन किन से बात करती थी। मैंने कई बार देखा है इसे छुप छुप कर मोबाइल पर हंसते हुए, लेकिन राहुल अब वो राहुल नहीं था जो अंधा होकर माँ की हर बात को सच मान लेता था। उसने माँ की आंखों में देखा और एकदम शांत स्वर में कहा, माँ, जिस लड़की ने आपकी गालियाँ सहकर भी आपको माँ कहा, जो बीमारी में भी आपके लिए रोटियाँ बनाती रही, वो अगर हंस भी ले तो उसके हक में है, और अगर आप उसे बदचलन कहें तो उस पाप का बोझ आप ही उठाइए। राहुल ने फ़ोन की जांच की, नेहा के कॉल्स और मैसेज देखे। हर बात में साफ साफ दिखाई दिया कि नेहा तो राहुल से ही बातें करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कभी भी माँ ने फ़ोन तक नहीं उठाने दिया। उस दिन राहुल को न केवल अपनी बीवी की सच्चाई का आखिरी सबूत मिल गया, बल्कि उसे यह भी एहसास हुआ कि इंसान जब हारने लगता है तब सबसे नीचे गिरकर वार करता है। नेहा पर लांछन वही आखिरी वार था। फिर राहुल ने पूरे परिवार को और मोहल्ले के सामने सबको इकट्ठा किया। राहुल ने लोगों से कहा, आप सब गवाह हैं, नेहा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर क्या आपको उसकी आंखों का दर्द नहीं दिखा? क्या कोई भी कभी पूछने आया कि वो मुस्कुराती क्यों नहीं है? क्यों वो दिन भर चुपचाप सबका काम करती रहती थी? आज मैं आपको बता दूं, उसने जो सहा है वो किसी नारी के लिए नर्क से कम नहीं था। लोगों में कानाफूसी होती है, पड़ोसी चुप थे, भाभियाँ शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी, और माँ के चेहरे पर अब पछतावे की जगह बस खोखलापन था। लेकिन नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक कोने में खड़ी थी, शांत पर भीतर से मजबूत, जैसे किसी तूफान से उठकर निकली हो। उस दिन राहुल ने तय कर लिया, अब और नहीं। अब ना बहू पर सवाल, ना पत्नी पर शक, अब सिर्फ विश्वास, प्रेम और सम्मान। यही होगा नेहा का हक। राहुल ने नेहा से कहा, अब बहुत हुआ नेहा, अब तू मेरे साथ चलेगी उस घर में जहाँ तुझे सम्मान मिलेगा, जहाँ तू मेरी पत्नी बनकर जिएगी, बोझ बनकर नहीं। नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, उस पहले सुकून के थे जिसे उसने शादी के बाद कभी महसूस नहीं किया था। और फिर राहुल ने अपना सामान उठाया, नेहा का हाथ थामा
और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जहाँ सिर्फ ईंटें थी पर रिश्तों में कोई गर्मी नहीं थी। अब दोनों ने एक नया घर बसाया, जहाँ नेहा की मुस्कान रोज़ सुबह की पहली किरण की तरह खिलती थी और राहुल की आंखों में अब पछतावा नहीं, संतोष था। राहुल और नेहा अब एक नए शहर में बस चुके थे। एक छोटा सा घर, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सम्मान और अनमोल सुकून था। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वो टूट चुकी थी मगर बिखरी नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई, अपनी रुचियों को दोबारा जिया। धीरे धीरे उसने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती तो कभी किसी एनजीओ के लिए काम करती। राहुल उसे हर कदम पर प्रोत्साहित करता, उसका हौसला बनाता। अब वो नेहा की आंखों में आंसू नहीं थे, सपने देखता था। उन दोनों ने न सिर्फ नया घर बसाया बल्कि रिश्तों की परिभाषा भी फिर से लिखी। जहाँ प्यार था पर सम्मान से, जहाँ साथ था पर बराबरी के साथ। नेहा की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, वो हर उस औरत की आवाज़ है जो ससुराल में चुपचाप अन्याय सहती है, जो समझती है कि सहना उसका धर्म है, लेकिन सच्चाई ये है चुप्पी सहनशीलता नहीं होती और प्यार कभी अन्याय को नज़रअंदाज नहीं करता। नेहा ने हमें सिखाया कि जब तुम्हारे सम्मान पर चोट हो तो बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिश्ते वहाँ नहीं टिकते जहाँ डर और ताने हो, बल्कि वहीं फलते हैं जहाँ आदर और समझदारी हो। नेहा अब मुस्कुराती है और उसकी वो मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर खिलती है, क्योंकि अब वो सिर्फ बहू नहीं, एक औरत है जिसने खामोशी से नहीं आत्मसम्मान से अपना जीवन फिर से लिखा है। नेहा की सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि वो पढ़ी लिखी थी और कुछ सोचती समझती थी। एक और जहाँ शिक्षा एक लड़की की शक्ति होनी चाहिए, वहीं नेहा की ससुराल में यह शक का कारण बन गई। जब राहुल की नौकरी में अड़चनें आईं तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया गया। राहुल की माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, इस लड़की के पाँव अशुभ हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सामाजिक कटाक्ष है, जहाँ आज भी कई घरों में बहुएं पढ़ी लिखी होकर भी चुप रहना सिखाई जाती है ताकि वो लक्ष्मी बन सके। पर लक्ष्मी भी अगर सांस ले तो उसे दरिद्रता कहा जाता है। राहुल की माँ कोई राक्षसी सास नहीं थी, पर उसकी सोच एक पुराने ढांचे में जमी हुई थी। उसकी नज़रों में बहू का मतलब था चुप रहकर सेवा करना और बेटा सिर्फ उसकी बात माने। वह अपनी असुरक्षा, अपने खोते प्रभाव को बहू पर हावी होकर दबाना चाहती थी। यही कंडीशनिंग उसे कठोर बना गई। नेहा के साथ उसका व्यवहार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि उस सामाजिक परत का प्रतीक था जिसमें औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि उसे भी यही सिखाया गया था। यह पहलू सास को केवल खलनायक न दिखाकर एक ऐसे किरदार के रूप में दर्शाता है जो खुद भी एक गलत व्यवस्था का शिकार रही है। नेहा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस लड़की की है जो चुप रहती है, पर यह चुप्पी सहनशीलता नहीं, एक साजिश को बढ़ावा देती है। जब राहुल ने अपनी माँ और भाभीियों के खिलाफ नेहा का साथ दिया तो वो सिर्फ एक पत्नी का नहीं, एक सशक्त स्त्रीत्व का सम्मान कर रहा था। एक परिवार वहीं बनता है जहाँ इंसाफ हो, प्यार के साथ इज्जत भी हो। नेहा की आवाज़ भले देर से उठी, पर उसने बता दिया कि जब पति पत्नी के पक्ष में खड़ा होता है तो समाज में बदलाव की नींव पड़ती है, और यही इस कहानी की सबसे सशक्त पुकार है। प्यार तभी सच्चा होता है जब वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।